डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में क्षितिज के गद्य खंड को पढ़ेंगे। गद्य खंड में अभी हमने दो बैलों की कथा चैप्टर फर्स्ट पाठ 1 पढ़ा, पाठ 2 में लहासा की ओर, पाठ 3 जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है अब ये पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इसको स्किप करते हुए, इसको छोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे जाबिर हुसैन जी को सांवले सपनों की याद। ये पाठ का नाम है, जाबिर हुसैन जी सांवले सपनों की याद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जाबिर हुसैन जी के बारे में। जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। आप अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे, मतलब आप जो है अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति रहे आप। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार रखते थे, अर्थात आपको तीनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उनकी हिंदी की रचनाएं हैं जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। इसके बाद प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व, उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इनका चित्रण किया है। तो आइए पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वह उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की एक ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली है। तो आइए पढ़ते हैं सालिम अली, एक्सप्लेन करते हैं इसको। सालिम अली जी, इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व तथा उनका परिचय दिया है। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था। वो अक्सर पक्षियों की खोज में रिसर्च के लिए निकलते थे अपना बाइनोकुलर लेकर के, लेकिन इस बार जब वो गए तो ये उनका आखिरी पलायन था। आखिरी बार वो घर से निकले थे। मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। उनको अगर आप कोई ये भी कहे कि अपने जिस्म की हरारत दे करके भी उनको कोई लौटाना चाहे वापस, तो उनको नहीं ला सकता, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यही भूल कर देते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा हो, भले ही वहाँ पर किसी ने कृष्ण की शरारतों को नहीं देखा,
कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो ऐसा लगता है कि नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिलाएगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बांसुरी बजाएगा। बांसुरी की एक आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे, ठहर जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका में भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो वृंदावन जाकर उस सांवली पानी को देखे तो कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया कि उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश में और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कहने का आशय ये कि मृत्यु के अंतिम क्षणों तक जब उन्हें कैंसर की बीमारी थी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों की रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। वो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित रहे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही उतरी। आप समझिए, अंतिम क्षण तक वो रिसर्च करते रहे, पक्षियों के बारे में जानते रहे, खोज करते रहे और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थे। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी अपनी स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना था, जिन्होंने हर लम्हे में, हर क्षण में उनका सहयोग दिया, उनका साथ दिया। सालिम अली के अनेक अनुभव हैं और उन अनुभवों में एक ये अनुभव भी शुमार था कि एक साइलेंट वैली थी जो केरल में साइलेंट वैली थी और वो साइलेंट वैली रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से उसका ह्रास हो रहा था, क्षरण हो रहा था। तो रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर के कि साइलेंट वैली बच जाए, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से वो मिले थे। और प्रधानमंत्री चौधरी साहब भी गांव की मिट्टी जानने वाले लोग थे। गांव की मिट्टी पर जो पानी की पहली बूंद पड़ती थी, उस बूंद से जो सौंधापन मिट्टी का निकलता था उसको जानने वाले थे। अर्थात चौधरी चरण सिंह जी जो है ग्रामीण आंचलिक थे और वो भी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे, वो भी समझ सकते थे। तो काफ़ी संजीदा थे वो अपने देश के प्रति, अपने गाँव के प्रति। तो उन्होंने जब पर्यावरण के इन संभावित खतरों के बारे में सालिम अली ने उन्हें अवगत कराया, चौधरी चरण सिंह जी को, तो उनकी आंखें नम हो गई। सालिम अली न रहे, न चौधरी चरण सिंह रहे, तब कौन इन सारी बातों के बारे में सोचता है, कौन उनको याद रखता है। खैर, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है फॉल ऑफ स्पैरो में उन्हें एक घटना का जिक्र मिलता है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। दरअसल ये फॉल ऑफ स्पैरो उनकी जो आत्मकथा है, तो उन्होंने एक बार अपने छत पर जो बंदूक थी उनकी खेलने वाली, उससे घायल होकर के एक गौरैया गिर गई थी, जिसके कारण उनका हृदय परिवर्तित हुआ। खून से लथपथ गौरैया थी, वो गिर गई तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और तब से वो पक्षी प्रेमी बन गए। तो मुझे याद आ गया कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था। एक D.H. लॉरेंस भी थे जो कि पक्षी प्रेमी थे, बर्ड वॉचर थे। उन्होंने भी उनकी पत्नी से जब किसी ने पूछा, लेखक ने कहा था मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप भी कुछ लिखिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या लिखूं, मेरे से ज़्यादा तो हमारे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती। तो इस तरह से मुमकिन है कि जो सालिम अली हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी कौन रखता है, पक्षी
रखते हैं, वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहली बने रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह उन्हें दिखाई, वे नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बन के उभरे। तो ये तो हमने पढ़ा सालिम अली जी को। अब देखते हैं इसमें इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न आए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो इस पाठ में जाबिर हुसैन जी ने बताया कि पक्षी सालिम अली का स्मरण करते हुए कि वो उनके छत में एक गौरैया बैठी थी जो उनके एयरगन से घायल हो गई थी। इसके कारण जब वो लहूलुहान होकर के गिरी, बचपन की इस घटना ने उनका हृदय परिवर्तित कर दिया। तो एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और पक्षियों की खोजबीन में जुट गए, बर्ड वाचर बन गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न आता है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई थी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई होंगी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छुपा ही नहीं था। और साथ ही वो जितना ज़्यादा समय गौरैया और पक्षियों के प्रति बिताते थे, पक्षियों के साथ बिताते थे, तो उनके छत में जो चिड़िया बैठती थीं, वो पक्षियों के साथ जितना अधिक क्लोज थे वो शायद किसी के प्रति नहीं थे। तो इसलिए फ्रीडा कहती हैं कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती, वो उनसे ज़्यादा जुड़ाव रखते थे। तो वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा भी थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सुलझा तथा सरल था। इसलिए लॉरेंस और सालिम अली दोनों की ज़िंदगी का एक नैसर्गिक समानता यहाँ पर मिलती है। इसलिए लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था, ठीक उसी तरह से, और वो भी प्रकृति के प्रति उनके मन में भी जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी बहुत सीधा साधा था लॉरेंस की तरह ही, और उनमें भी पक्षियों के प्रति प्रेम था, वो भी बर्ड वाचर थे। तो प्यारे बच्चों, ये सांवले सपनों की याद, हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इसके प्रश्न उत्तर करें। ये पाठ कंप्लीट हुआ। इसको आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से पढ़ेंगे आगे के चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।